गुमराह एपिसोड 287। जिस मुसीबत से बचने के लिए मैं कल सुबह से जद्दोजहद कर रहा था वो मेरी कोशिशों और तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद टल ना सकी थी। माजी को आइजक ने मुझ तक नहीं पहुंचने दिया था। मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया था कि उन लोगों ने आइजक का हुक्म मिलने के बाद से मेरे मकान की निगरानी शुरू कर दी होगी। वो मेरी तवक्कुआत से ज्यादा तेज साबित हुए थे और अगर लिज़ी मेरे लिए फरिश्ता रहमत ना बन गई होती तो अब तक मेरे वजूद का कोई हिस्सा बाकी ना बचा होता। लिज़ी मेरे बहुत काम आ रही थी। हालांकि ये बात मेरी समझ में अब तक नहीं आ सकी थी और ये राज हनूज एक सरबस्ता राजी था कि वो मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हो गई है कि यहूदियों की रिवायात के खिलाफ अपनी कौम के मुकाबले में ना सिर्फ मेरी मदद कर रही थी बल्कि देखा जाए तो ऐसे इक़दामात कर रही थी जिनकी वजह से इसराइल के कौस को नुकसान पहुंच रहा था। ये बात हैरत अंगेज थी। मैंने अब तक यहूदियों के बारे में जो कुछ पढ़ा और सुना था उसके मुताबिक तो शायद ये बनी इसराइल की तारीख का पहला वाकया था कि एक यहूदी लड़की अपनी कौम के खिलाफ एक गैर कौम के शख्स का साथ दे रही थी, एक ऐसे शख्स का साथ जो अपने मुल्क में यहूदियों के अज़ाइम की राह में दीवार बन गया था। लिज़ी पर अब मेरे सभी साथी उस हद तक एतबार करने लगे थे कि जब मैंने उन्हें माजी के बारे में बताकर ये कहा कि लिज़ी ने माजी को आइजक के पंजे से आजाद कराने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है और हमें उस मकान के करीब तक जाने से मना कर दिया है जहाँ माजी को रखा गया है क्योंकि वहाँ आइजक ने हमारे इस्तकबाल की पूरी तैयारी कर रखी है, तो फिरोज ने फौरन कहा हमें चाहिए कि हम लिज़ी की हिदायत पर अमल करते हुए उस तरफ का रुख भी ना करें। मुझे यकीन है वो माजी को जल्दी हमारे दरमियान पहुंचा देगी। उसके इस मशवरे की सभी ने तायद की। किसी ने भी ये शुबा जाहिर ना किया कि वो ऐसा नहीं करेगी। मुझे भी लिज़ी की हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता मैंने उन लोगों से ये कह दिया कि खुदा न खास्ता लिज़ी को इसमें कामयाबी ना हुई किसी वजह से तो हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हर वक्त। आइजक ने उस इमारत को जिस तरह शजरे ममनुआ बनाया है हमारे लिए उसका कोई तदारक जरूर कर लेना चाहिए हमें। उस रजील इब्लीसज़ादे ने माजी को उसी इमारत में रखा है, इसीलिए माजी को आजाद कराने के लिए हम वहाँ जरूर जाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था उसके पास हमें वहाँ जाके मजबूर करने का। यह लिज़ी की मेहरबानी है कि वो हमें उसके मंसूबों से आगाह करके किसी अंधे कुएं में गिरकर जान देने से बचा लेती है। शराफत बोला, ये काम मुझ पर छोड़ दो। अगर कभी हमें उस इमारत में दाखिल होना पड़ा तो मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। मैंने उठते हुए कहा, अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं जरा उधर जा रहा हूँ आसिया के पास, वो इंतजार कर रही होगी मेरा। मैंने उसे कहा था वो इंतजार करे, मैं माजी को लेने जा रहा हूँ। वो बेचारी माजी से मिलने की आस लगाए बैठी होगी। आभी भी मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। हाँ यार चल तो मैं भी रहूँ तेरे साथ, उसे तसल्ली जरूर देना चाहिए हमें। हम दोनों उस तरफ आ गए जहाँ फिरदौसी बेगम गरीब महज हम दोनों से दोस्ती रखने की पादाश में कैद तन्हाई काट रही थी। आभी ने फिरदौसी के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए दबी आवाज में कहा, मेरा तो ख्याल है जिलानी हमें आसिया को अभी माजी के बारे में नहीं बताना चाहिए कुछ भी। क्यों भाई, क्यों नहीं बताना चाहिए हमें उसे माजी के बारे में? आखिर हर्जी क्या है इसमें? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं यार, वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है, उसे बच्चे की जुदाई ने निढाल कर रखा है। ये खबर उसके लिए और भी तकलीफ साबित होगी। हाँ यार, कहता तो तू ठीक ही है। अच्छी बात है, हम उससे बहाना कर देंगे अभी कुछ भी। मैंने आबी की राय से इत्तेफाक करते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, हम उससे कह सकते हैं कि वो किसी वजह से नहीं आ सकी हैं। अब 2 रोज बाद रवाना होंगी, इस तरह 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। हो सकता है इस दौरान लिज़ी माजी को निकालना है वहां से। आबी ने कहा, हाँ यार मगर ये हुआ बहुत बुरा है। आइजक ने हमें माजी की नजरों से गिरा दिया है। क्या सोचती होंगी वो कि उनका बेटा ऐसे बुरे काम करने लगा है? क्या अब उसकी माँ भी उनके बुरे असरात से महफूज नहीं रही है? नहीं यार, वो ऐसी नहीं है। बदगुमान तो वो हो ही नहीं सकती कभी तेरी तरफ से। उन दिनों जब तू सचमुच बुरे काम कर रहा था ऐसा तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं सोचा था। मैंने कभी तुम दोनों बहन भाइयों से बदगुमान होते नहीं देखा उन्हें। हमेशा अच्छे कलमाती अदा होते देखे उनकी जुबान से तुम दोनों के लिए। माँ का दिल ही ऐसा होता है। किस माँ की ममता का जिक्र हो रहा है भाई? ये आबी भाई ऐसी संजीदा गुफ्तगू भी कर लेते हैं, ये तो पता ही नहीं था मुझे। फिरदौसी की आवाज सुनकर हम दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ नजरें उठाई। वो सामने अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी मुस्कुराती नजरों से हमें देख रही थी। उसके साथ ही आसिया भी मौजूद थी। उसके लबों पर बड़ी शौक सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। फिरदौसी ने उसे पहनने के लिए अपना लिबास दे दिया था। गुस्ल करने और लिबास तब्दील कर लेने के बाद आसिया की शख्सियत निखर आई थी। उसकी और फिरदौसी बेगम की जिसामत में बस 19-20 का ही फर्क था, लिहाजा फिरदौसी बेगम का लिबास आसिया को बिल्कुल फिट आया था। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो आसिया? किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? अगर कुछ चाहिए तो बेझिझक बता देना, तकल्लुफ ना करना बिल्कुल भी। आप भी कमाल करते हैं जिलानी, बहनें कभी भाइयों से तकल्लुफ करती हैं जो आसिया को आप ये बात बता रहे हैं। इसे तो जिस चीज की जरूरत होगी ये जबरदस्ती करके भी मंगवा लेगी आपसे और आपको इसकी फरमाइश पूरी करना पड़ेगी। फिरदौसी आसिया से पहले ही बोल पड़ी, ये बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है भाईजान। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं आपसे तकल्लुफ करूंगी? और आपने तो कहा था कि आज माजी भी लाहौर से आ रही हैं। उन्हें लेने के लिए गए था ना आप? फिर क्या हुआ? कहाँ छोड़ा है माजी को आप? मैंने आगे बढ़कर उसे कमरे में चलने का इशारा करते हुए कहा, मैं उधर से ही आ रहा हूँ रेलवे स्टेशन से, वो उस गाड़ी से नहीं आई हैं।
शायद उन्होंने प्रोग्राम मुलतवी कर दिया अपना। मैं टेलीफोन करके पता करूंगा कि बात क्या है। अरे तो कर लेना टेलीफोन अभी, फिर कब करेंगे? बल्कि आपको तो चाहिए था कि सबसे पहले उन्हें टेलीफोन ही करते। पता तो करना चाहिए था कि क्या वजह हो गई है, कहीं वो बीमार ना हो गई हो या रास्ते में कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो। आसिया ने बेताबी से कहा, हाँ अभी जाकर करूंगा टेलीफोन में उन्हें। तुम परेशान क्यों होती हो? अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। तेरे दिल में तो बस यूं ही वहमे पैदा होते रहते हैं। अम्मा जी के साथ क्या गड़बड़ हो सकती है भला रास्ते में? मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा ना कहें, इत्तेफाकात और हादसात किसी के भी साथ कहीं भी हो सकते हैं, उन पर इख्तियार नहीं होता किसी को भी। आप जाएं, पहले फोन करके उनसे बात करें, फिर आके बताएं मुझे बात क्या है, क्यों नहीं आई वो इस तरह बोली कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं रहा था। उसे मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था, वरना मैं खूब जानता था उसकी जिद्दी और शक्की तबीयत उसे चैन नहीं लेने देती। मैं आबी को उन दोनों के पास छोड़कर वापस हो गया। मुझे इतनी जल्दी वापस आते देखकर शराफत अली हैरानी से बोला, क्यों, खैर तो है ना जिलानी? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए हो तुम? आसिया तो अंदर ही मौजूद है ना? हाँ यार, वो तो मौजूद है, मगर मुझसे गलती हो गई है जरा सी, जिसकी वजह से वापस आना पड़ा। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कौन सी गलती कर बैठे हो तुम? वो यार, मैंने आसिया से झूठ बोल दिया माची के बारे में। आबी का ख्याल था अगर हमने उसको सही बात बता दी तो वो बेकाबू हो जाएगी। वो ऐसे ही है, किसी की जरा सी भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर पाती बिल्कुल भी। ये मालूम होने के बाद कि माँ जी को एक शैतान सिफर शख्स ने रास्ते से उठवा लिया है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए, तो या तो वो गश खाकर गिर पड़ती या गुस्से से बेकाबू होकर फौरन बाहर निकल पड़ती ताकि आइजक को तलाश करके उसकी तिक्का बोटी कर डाले। इसीलिए मैंने उससे ये कह दिया कि किसी वजह से शायद माँ जी ने यह सफर मुलतवी कर दिया है। मैं किसी वक्त फोन करके पता करूंगा उनसे। ये सुनकर वो भड़क उठी कि मैंने पहले माँ जी को फोन करके उनकी खैरियत मालूम क्यों नहीं की। मुझे गाड़ी देखने के बाद फौरन लाहौर फोन करना चाहिए था। तो तुम्हें ये कहने की जरूरत ही क्या थी कि फोन करूंगा? उसे बता देते कि फोन पर बात कर चुके हो तुम माँ जी से। फिरोज बोला, बस यार, यही तो गलती हो गई मुझसे। मैं समझा था वो चुप हो जाएगी ये सब कुछ जानकर। ये सब कुछ तुमने कैसे समझ लिया? आखिर वो भी तो तुम्हारी बहन है, एक जमाना शनास और सर्दो गर्म चशीदा बहन, जो इस हकीकत से खूब आशना है कि वो और उसका भाई किन मराहल से गुजर रहे हैं। उसे मालूम है जिलानी किन हालात में आदमी को किस वक्त क्या करना चाहिए। उसे तुमसे किसी ऐसी गफलत की तवक्को नहीं रही होगी। तुमने इस पहले ही मरहले पर उस पर कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ा अपने बारे में। शराफत अली बोला, बस यार, कह दिया ना, हो गई ये गलती मुझसे। है तो वो मेरी छोटी बहन ही ना, लिहाजा मैं ये अंदाजा ना कर सका कि वो ऐसी जहांदीदा हो चुकी होगी। मैं शायद यही समझ रहा था जैसे वो बचपन में मेरी हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लिया करती थी और मेरी बड़ी से बड़ी गलती पर भी मुझे नहीं टोकती थी, ऐसे ही वो अब भी होगी। ये बात मुझे याद ही नहीं रही थी कि अब जो आसिया मेरे सामने खड़ी है वो मेरी सीधी सादी बहन नहीं है, जिसका डोला उठाने की कीमत मेरे ताया ने 1 लाख रुपए मुकर्रर की थी, तो उसकी गुलाबी रंगत में हल्दी से खिंड गई थी और आंखों में वीरानियों ने डेरा डाल लिया था। चेहरे पर ऐसी मुर्दनी छा गई थी कि मुझे अपने सीने में दिल कटता सा महसूस होने लगा था। उसके चेहरे की यही मुर्दनी, आंखों की वीरानी और रंगत की सुर्खी और ताजगी लेने के लिए मैं घर से निकला, तो फिर वापसी का रास्ता ऐसा गुम हुआ कि दोबारा अब तक मिल न सका। उस मनहूस घड़ी ने माँ, बेटे और बहन के उस मसलस को ऐसा बिगाड़ा था कि हम में से कोई एक भी अपनी जगह कायम न रह सका था। वक्त हमें मुसलसल अपनी ठोकरों में रोल रहा है। जमीन पर दोबारा कदम जमाने की जुस्तजू करते हुए हम कहां से कहां जा पहुंचे हैं, मगर वक्त का धारा हमारे कदम जमने नहीं दे रहा कहीं भी। मेरी बातों ने उन लोगों को उदास और मुस्महल कर दिया। वो सबके सब मुंह लटकाकर बैठ गए थे। मैं चंद मिनट उनके साथ गुजारकर आसिया के पास वापस चला गया। मैंने उसे झूठी तसल्ली भी दे दी कि माँ जी ने तबीयत की खराबी और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक अपना सफर 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया है। 3 दिन के बाद वो जरूर आ जाएंगे यहाँ। उसने मेरी जुबान पर एतबार भी कर लिया था, मगर मेरे चेहरे पर जो अलमिया तहरीर उसने पढ़ी थी वो उसके दिल में सवालात उभारने लगी थी। उसने जुबान से तो अपने दिली जज्बात का इजहार नहीं किया, मगर आंखें उसकी मुसलसल सवालात कर रही थीं। साफ आया था कि वो मेरे बहलावे में आने को तैयार नहीं है। मेरे लिए 2 घड़ी भी उसके सामने बैठना मुश्किल हो गया था और उससे आंखें चार करने का तो बिल्कुल हौसला नहीं रहा था मुझ में। बिला आखिर मैं उठ खड़ा हुआ और आबी से बोला, यार आबी, इसे बहलाना बहुत मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तू इसे बता दे यार, सब कुछ साफ साफ बता दे, कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा अब। मैं उनके पास से उठकर दोबारा शराफत अली वगैरह के पास आन बैठा। फिरोज बोला, अब क्या हुआ, कोई और मसला? कुछ नहीं यार, वो आबी का मशवरा ही गलत था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मुझे उस पर अमल ही नहीं करना चाहिए था। आसिया को समझना अब मेरे बस की बात नहीं रही है। वो मेरी तवक्को से बहुत ज्यादा पुख्ताकार हो चुकी है। हालात की भट्टी ने उसे बहुत ज्यादा पका दिया है। उससे अब झूठ नहीं बोल सकता कोई भी। उसकी आंखें दिल में उतरकर आदमी को अंदर से पढ़ लेती हैं। मैं आबी से कह आया हूँ, उससे कोई बात छुपाने की कोशिश करना फजूल है। बेहतर यही कि सब कुछ उसे साफ साफ बता दे। वो ये तुमने बहुत अच्छा किया, वो तुम्हारी बहन है जिलानी, उससे तुम्हें कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। फिरोज बोला, यह भी अच्छा हुआ था कि मैंने आसिया को सब कुछ बता देने का फैसला कर लिया था, वरना उस दिन की रात गुजारने के बाद मैं बिल्कुल भी उससे नजरें चार करने के काबिल ना रहता।
सुबह के अखबारात ने मेरे झूठ के बखिये उधेड़ के रख दिए। अखबार देखकर मैं हैरान रह गया था। मुझे तो कभी यह गुमान भी नहीं हो सकता था कि हमारी पुलिस इस कदर चाको चौबंदी हो सकती है। यहाँ तो बड़े बासर और नामी गिरामी लोग कत्ल हो जाते हैं और कभी उनके कातिल या कातिलों का सुराग नहीं मिलता। कितनी लाशें ऐसी दस्तयाब होती रहती जिनके लावारिसों का कभी पता नहीं चल पाता और वो सरकारी खर्च पर लावारिस करार देकर दफना दी जाती हैं। लेकिन हैदर की लाश दस्तयाब होने के चंद ही घंटे बाद पुलिस ने उसके बारे में तमाम कवायद जान लिए थे और अखबारात को अशात के लिए सारी मालूमात भी फराहम कर दी थी। अखबारात ने उसकी जो तफसील लिखी थी उसके मुताबिक मकतूल का नाम हैदर था। वो लाहौर के एक बड़े जमींदार सरदार करीम नवाज का घरेलू मुलाजिम था और सरदार करीम नवाज की मां और एक मुलाजमा को लेकर कराची जा रहा था। उसके बाद ये इंकशाफ किया गया था कि सरदार करीम नवाज के बारे में पुलिस का ख्याल है ये नाम असली नहीं है। पुलिस को उस शख्स के पास पड़ोस वालों ने उसका जो हुलिया बताया है वो बदनामी जमाना डाकू और सजाए मौत के मफरूर मुजरिम गुलाम जिलानी का है, जो एक तवील अरसे से पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। बावर किया जाता है कि गुलाम जिलानी ने लाहौर के एक फैशनेबल इलाके की वो आलीशान कोठी जो कभी डॉक्टर धुम्मन और डॉक्टर आलिया की मिल्कियत थी, उन दोनों के मुल्क से बाहर जाने के बाद खरीदी थी और वहाँ एक मौजूद जमींदार सरदार करीम नवाज का नाम इख्तियार करके अपनी माँ के साथ रह रहा था। गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाली एक बड़ी डकैती में गुलाम जिलानी और उसके साथी असलम आबी का नाम सुनने में आया था, जिससे यह साबित होता है कि जिलानी और असलम आबी इन दिनों कराची में हैं और शायद गुलाम जिलानी की बहन आसिया भी, जो कि असलम आबी के साथ रावलपिंडी जेल तोड़कर फरार हुई है, उसके साथ ही कराची में मौजूद है। उन लोगों ने अपने मुलाजिमा और अपनी माँ को कराची अपने पास बुलाया था, मगर दौरान सफर गुलाम जिलानी का कोई दुश्मन उसके मुलाजिम हैदर को कत्ल करके उसकी माँ और मुलाजिमा को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया, ताकि इस तरह वो गुलाम जिलानी को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। पुलिस अभी तहकीकात कर रही है। अनकरीब सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को है। सुबह हमारे बेदार होने से पहले ही आसिया अखबार पढ़ चुकी थी। वो हर रोज सुबह अखबार पढ़ने की आदी थी। चुनाचे अखबार लेने के लिए वो सुबह सुबह उस तरफ आई थी जिधर हम लोग रहा करते थे और हमें नींद में डूबा देखकर वो अखबार उठाकर ले गई थी। इस तरह वो हमसे पहले ही खबर पढ़ चुकी थी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि मैं बर वक्त माजी के बारे में उसे सारी तफसील बता के उस सुबह शर्मिंदा होने से बच गया, वरना वो शायद खबर पढ़ते अखबार हाथ में लिए मेरे सिरहाने आन खड़ी होती और मैं मुजरिमों की तरह उसके सामने नजरें झुकाए खड़ा होता। उसी अखबार में 2 कॉलमी खबर आसिया के बारे में भी थी। आसिया के पुलिस की हिरासत से निकल जाने की उस खबर को अखबार ने पूरी तफसील के साथ खूब नमक मिर्च लगाकर शाया किया था और उसे पुलिस की गफलत और नाअहली का शाखसाना करार देकर अवाम के सामने पेश किया था। उस वाक़े को अखबार ने इतनी अहमियत दी थी कि उस पर इदारिया भी लिख डाला था। अखबार का एडिटर कोई बहुत ही जहांदीदा और ज़हीन आदमी मालूम होता था। उसने बड़ी खूबी और महारत के साथ उस वाक़े की कड़ियां मुझसे और आबी से जोड़कर पुलिस को सही राह दिखाने की कोशिश की थी और समझाया था कि उसे तफ्तीश का आगाज कैसे और कहां से करना चाहिए। उसने लिखा था, पुलिस को इस संगीन वाक़े की जल्द से जल्द तफ्तीश करके और इसमें मुलविस मुजरिमों को गिरफ्तार करके अपनी बदनामी का दाग धोना है। इस वाक़े की तफ्तीश के दौरान अगर ये बात नजरअंदाज ना की जाए कि मुजरिमा आसिया, जो खुद भी कई संगीन जराइम का इर्तिकाब कर चुकी है और एक मफरूर मुजरिम की हैसियत से कई अरसे से पुलिस को मतलूब रही है, लाहौर के बदनामे जमाना मफरूर इश्तिहारी मुजरिम गुलाम जिलानी की बहन है, तो पुलिस को काम करने के लिए न सिर्फ एक सीधी राह मिल जाएगी बल्कि तफ्तीश भी बड़ी हद तक आसान हो जाएगी। गुज़िश्ता चंद रोज से शहर में गुलाम जिलानी और असलम आबी का नाम सुनने में आ रहा है और नॉर्थ नासिमाबाद में होने वाली डकैती की खौलनाक वारदात, जिसमें इंसानी खून पानी की तरह बहाया गया, गुलाम जिलानी और असलम आबी से ही मंसूब की गई है। इस तरह ये बात पुलिस के इल्म में आ चुकी है कि गुलाम जिलानी और असलम आबी इन दिनों कराची को अपना मस्कन बनाए हुए हैं और यहाँ वारदातें भी कर रहे हैं। फिर पुलिस को यह भी मालूम हो चुका है कि गुलाम जिलानी की मां और उसकी मुलाजमा लाहौर से कराची आते हुए लाहौर और खानपुर के दरमियान कहीं गायब कर दी गई हैं और पुलिस को तेजगाम की एयर कंडीशन बोगी के कैबिन से उसके मुलाजिम हैदर की लाश दस्तयाब हो चुकी है। इस सिलसिले में हमने जो नतीजा खस किया है वो हम पुलिस की सहूलत के लिए पेश कर रहे हैं। हमारे ख्याल के मुताबिक वाकयात की कड़ियां इस तरह जुड़ सकती हैं कि गुलाम जिलानी की मां जिलानी के बुलावे पर लाहौर से कराची आने के लिए तेजगाम में सवार हुई, मगर खानपुर तक आते आते जिलानी के किसी मुखालिफ गिरोह के अरकान ने जिलानी को जख्म देने के लिए चलती ट्रेन में किसी तरह कैबिन में घुसकर उसके मुलाजिम हैदर को कत्ल कर दिया। उसकी मुलाजमा और माँ को किसी स्टेशन पर उतारकर अपने साथ ले गए, लेकिन इस वाक़े की इत्तला जिलानी और आबी को नहीं हो सकी। चुनांचे उनमें से कोई एक या शायद वो दोनों ही तेजगाम के कराची पहुंचने के वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन जब वहां उन्हें ये मालूम हुआ कि तेजगाम अपने मुकर्ररा वक्त से 6 घंटे लेट आ रही है तो वो फौरन ही स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आए। वो दोनों चूंकि इश्तिहारी मुजरिम है और ना सिर्फ ये कि मुल्क के हर थाने में उनकी तस्वीरें और फाइल मौजूद है, बल्कि 12 उनकी तस्वीरें अखबारात में भी छपती रही हैं, इसीलिए किसी पब्लिक मकाम पर हर घड़ी उनके पहचान लिए जाने का खदशा रहता है, लिहाजा वो ज्यादा देर स्टेशन पर नहीं ठहर सकते थे। इत्तेफाक से उसी वक्त पुलिस आसिया को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची थी।
गुलाम जिलानी और असलम आबी ने स्टेशन की इमारत से बाहर आकर अपनी कार में बैठते हुए या शायद कार में बैठने के बाद आसिया को पुलिस की हिरासत में स्टेशन की इमारत की तरफ जाते देख लिया और तेजी से कार को दौड़ाते हुए सड़क के एन दरमियान में पुलिस वालों पर कार चढ़ा दी और फिर उस अफरा तफरी से फायदा उठाकर निहायत तेजी के साथ आसिया को हथकड़ियों समेत कार में डालकर ले गए। एक भरी पूरी सड़क पर दिन की रोशनी में ये सब कुछ हो गया, मगर किसी में इतनी जरूरत पैदा ना हो सकी कि उन्हें रोकने की कोशिश करता या कम से कम उनकी कार का ताक़ुब करके उनका ठिकाना ही मालूम कर लेता। हालांकि उस वक्त वहां बहुत सी प्राइवेट कारें और टैक्सियां भी ऐसी मौजूद थीं जिनके ड्राइवर अपनी सीटों पर बैठे ये कार्रवाई देख रहे थे। इदारिया पढ़ने के बाद मैं उस एडिटर की जहानत की दाद दिए बगैर ना रह सका जिसने ये इदारिया लिखा था। मेरी जुबान से बेख्तियार निकला, वाह कमाल कर दिया यार इसने तो। शुक्र है ये आदमी पुलिस के महकमे में नहीं है, वरना जंग लग चुका होता इसकी जहानत को। आबी जो अखबार का फ्रंट पेज लिए बैठा था चौंक कर बोला, क्या हुआ भाई, किसकी जहानत की तारीफ कर रहा है तू? इस अखबार के एडिटर की तारीफ कर रहा था यार मैं। उसने आसिया को पुलिस की हिरासत से निकालने वाले वाक़े पर इदारिया लिखा है और पूरा वाक़ा इस तरह बयान किया जैसे वो खुद देखता रहा उस पूरी कार्रवाई को और उसके पस मंजर से भी वाकिफ हो। आबी ने मेरे हाथ से अखबार झपटते हुए कहा, अच्छा मुझे भी दिखा यार, मैं भी तो देखूं क्या लिख डाला उसने। उसने अखबार लेकर जल्दी जल्दी पूरा इदारिया पढ़ डाला, फिर बोला, कमाल है भाई। हालांकि दोनों खबरों के मतन में बड़ा फर्क है। हैदर और माची के बारे में जो खबर छपी है उसमें रिपोर्टर ने यह ख्याल जाहिर किया कि आसिया कराची में हमारे साथ है, जबकि आसिया वाली खबर से बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि उसका हमसे कोई ताल्लुक भी है। लेकिन इदारिये में वो सब कुछ मौजूद है जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। ये अखबार वाले ऐसे ही घुन्ने होते हैं यार। उनकी शक्ल देखकर तो ऐसे लगता है जैसे अभी अभी निकल कर आ रहे हो किसी दिमागी अमराज के अस्पताल से, और दुनिया के बारे में उन्हें इतनी खबर नहीं होगी जितनी किसी रिक्शे वाले टैक्सी वाले को होती है, मगर जब कलम चलता है उनका तो दंग करके रख देता है सबको। तेरा क्या ख्याल है, क्या पुलिस हम तक पहुंच सकती है इस राह पर चलकर जो इसने सुझाई है, इस अखबार वाले ने? आबी ने पूछा, मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है पहुंच ही जाए, मगर हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा इससे? ओए पुलिस पकड़कर हमें चढ़ा देगी तख्तेदार पर, फायर लग जाएंगे हम, और तू कहता है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे। कोई नई बात तो नहीं होगी हमारे लिए, पुलिस तो पहले भी हमें पकड़ चुकी है और अदालत सजाए मौत भी सुना चुकी है मुझे तो, लिहाजा ये जो मैं तुझे जीता जागता चलता फिरता दिखाई देता हूँ ये सब कुछ बोनस में है। फायर तो एक दिन लगना ही है मुझे भी और तुझे भी, शायद मेरी इस बदनसीब बहन आसिया को भी, क्योंकि उसने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून में रहम की गुंजाइश निकला उसके लिए। नहीं यार, ऐसी संगदिली की बातें ना कर, उसे फांसी नहीं दी जा सकती, सुना है कानून में औरत के लिए फांसी है ही नहीं। आबी बोला, कानून में हो या ना हो, लेकिन यार लोग उसका वजूद इस धरती पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होंगे, उसके लिए कोई ना कोई शक ढूंढी निकालेंगे वो। ये तो हो ही नहीं सकता कि गुलाम जिलानी को तो दार पर लटका दिया जाए मगर उसकी बहन फिर भी उन पर जमीन तंग करती रहे। छोड़ो यार, मिट्टी डालो अब इस किस्से पर, तुझे तो पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, ऐसी दिल दहला देने वाली बातें करने लगता है तू तो। आबी घबरा कर बोला, तू कुछ भी कह ले आबी, अपने दिल में कैसे ख्याल बांध ले, अपने आप को मुतमईन करने के लिए कैसी दलीलें घड़ ले, मगर बेटा मेरी एक बात गिरा में बांध कर रख ले, तेरी बख्शिश भी नहीं हो सकेगी, तुझे जहन्नुम का ईंधन बनना है वहां जाकर। और तू भी कान खोलकर सुन ले जिलानी, मेरे सामने तू कैसे भी वास दे ले, ये गज भर लंबी दाढ़ी रखकर गेसू दराज कर ले अपने और लंबा सा जुब्बा पहनकर फकीरी ले ले या तकियादार पे बैठ जा, पर याद रख जन्नत में तू भी नहीं जा सकेगा, बल्कि तुझे तो हवा भी नहीं लग सकेगी फिरदौस बरी की। आबी ने इस तरह जले कटे अंदाज में कहा कि मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया। मुझे हंसते देखकर वो और चिरागपा हो गया और उठकर पांव पटकते हुए बाहर की तरफ चल दिया। अभी वो दरवाजे से निकल ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। उसने जाते जाते मुड़कर अपने बाएं हाथ रखे टेलीफोन सेट को देखा और फिर अचानक झपटकर उसके पास पहुंचकर रिसीवर उठा लिया। मैं उसकी हरकत पर एक बार फिर हंस पड़ा और उस पर जुमला चस्त करने की गर्ज से बोला, क्या बात है भाई, खैर तो है? क्या किसी हसीना दिलनवाज के फोन का इंतजार है? कहीं उस गुलो गुलजार खानम से तो राब्ता नहीं हो गया दोबारा? उसने मेरी बात का जवाब देने के बजाय मेरी तरफ मायने खेज नजरों से देखते हुए रिसीवर में हेलो कहा, फिर दूसरी जानिब की बात सुनकर बोला, मुझे अफसोस है इस वक्त आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वो बेचारा आज सुबह सुबह एक हादसे में जाबहक हो गया है। उसके निहायत संजीदगी के साथ कहे हुए उन अल्फाज को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं सोचने लगा, आबी का कौन जानने वाला सुबह सुबह हादसे का शिकार हो गया किसी। इस बात का भी अफसोस होने लगा मुझे कि मैंने ऐसे सोगवार वक्त में उससे छेड़छाड़ करके उसे तकलीफ पहुंचाई है, मगर दूसरे लम्हे उसकी बात सुनकर मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई। वो कह रहा था, हाँ जी बस क्या किया जाए, अल्लाह को यही मंजूर था, उस मालिक की मर्जी में कौन दखल दे सकता है, उसने इसी तरह लिख दी थी उस गरीब की। अफसोस तो मुझे ये है कि उसे अपने गुनाहों की माफी मांगने की मोहलत भी ना मिल सकी। कैसा शेर था, धरती का सीना कांपने लगता था उसके चलने की धमक से, और वो गबरू जवान सीधा जहन्नुम में ले जाया जाएगा। मैं उसकी बात का मतलब समझकर तेजी से अपनी जगह से उठते हुए बोला, ओए क्या बक रहा है साले पानी के मेंढक, ये किससे बात कर रहा है तू? वो जल्दी से माउथ पीस पर हाथ रखकर बोला, ओए चुप हो जा अब तू, मरने के बाद मुनकिर नकीर के सिवा किसी से नहीं बोला करते।
मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर छीनते हुए कहा, बक नहीं हुए, यह हर किसी से मौका बेमौका मजाक को अच्छी बात नहीं है। वाह बेटा, यही बात मैं कह रहा था तो तेरी रगे ज़राफ़त में हलचल होने लगी थी। अब अपना वक्त आया तो अच्छी बात नहीं है। आबी तंज़िया अंदाज में बोला और रिसीवर मेरे हाथ में पकड़ाकर मुस्कुराते हुए दरवाजे से दूसरी तरफ चला गया।